हाय फ्रेंड्स, आज हम हेलोइरिन का निर्माण पढ़ने वाले हैं कि हेलोइरिन कैसे बनता है, कौन कौन सा प्रोसेस है जिससे आप हेलोइरिन को बना सकते हो, किस चीज़ से आप हेलोइरिन को बना सकते हो। ठीक है, तो ये देखते हैं। हम लोग पिछले लेक्चर में हेलोइरिन का इंट्रोडक्शन देखे थे, हेलोइरिन से परिचय लिए थे कि हेलोइरिन होता क्या है, कैसे होता है, और कुछ नियम वगैरह भी देखे थे हम लोग। आज हम देखने वाले हैं कि हेलोइरिन बनता कैसे है, यानी कि हेलोइरिन डालिएगा, हेलोइरिन का निर्माण, हेलोइरिन का निर्माण। ठीक है, ये आपका लेक्चर नंबर 13 होगा। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग 12 लेक्चर कर चुके हैं। 13 में हम लोग देख रहे हैं क्या, हेलोइरिन का निर्माण। हेलोइरिन क्या होता है हम पहले भी चर्चा कर चुके थे, यही तो बताए थे ना। देखो तो कि यह बेंजीन है और इस बेंजीन पे क्या अटैच हो, एक्स जुड़ा हुआ हो, किसी पोजीशन पे जोड़ दो, इसी को हम बोलते हैं क्या, हेलोइरिन। इसी हेलोइरिन को एरिल हैलाइड भी बोलते हैं और इसी को हम फिनाइल हैलाइड भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम, फिनाइल हैलाइड बोलते हैं। क्लियर? चलो तो आओ देखते हैं हम कि हेलोइरिन बनता कैसे है। आप लोग समझ गए हो कि बेंजीन पे एक्स जुड़ा हुआ हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, हेलोइरिन बोलते हैं। हाय, तो नंबर 1 में हम पढ़ेंगे कि बेंजीन से हेलोइरिन कैसे बन रहा है। देखो ध्यान दीजिए, नंबर 1 में हम पढ़ेंगे फ्रॉम बेंजीन, फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन से हेलोइरिन कैसे बनता है। बेंजीन से देखिए, कई बार इसी चीज़ को हाइड्रोकार्बन भी लिखा हुआ मिल जाता है कि हाइड्रोकार्बन से, तो एक ही बात है। आगे हम टॉल्विन को भी इसमें रिएक्शन कराएंगे हम। चलो ध्यान रखना इस चीज़ को, हाइड्रोकार्बन। आपको पता है कि बेंजीन है, तो बेंजीन का जो फार्मूला होता है, जो उसका संरचना होता है, वो कुछ इस तरह से होता है। क्लियर? यही तो आपका बेंजीन है ना। देखिए, इसी बेंजीन को यदि आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, C6 और S6, यही लिखोगे ना। इससे हमको हेलोइरिन बनाना, मतलब कि हेलो बेंजीन बनाना है। जरा सोचो, कहीं से इस पे एक सदी हम जोड़ दें तो क्या यह हेलोइरिन नहीं हो जाएगा, हेलो बेंजीन नहीं हो जाएगा। तो हमको ऐसे नहीं जोड़ना है, ऐसा नहीं कि अपने मन से हाइड्रोजन को हटा दिया और जोड़ दिया, नहीं। एक प्रोसेस होता है और हम इसमें क्या ऐड करते हैं, X2। क्या ऐड करते हैं, X2 ऐड करते हैं। X2 बोले तो हाइड्रोजन, इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, लुईस एसिड। क्लियर? यानी कि हिंदी में इसको लिखोगे तो क्या लिखना होगा, किसके प्रेजेंस में, लुईस अम्ल। यह क्या करेगा, लुईस अम्ल, यह उत्प्रेरक का काम करेगा। उत्प्रेरक क्या होता है, तो जो किसी रिएक्शन में जाकर रिएक्शन के दर को बढ़ा देता है या घटा देता हो, और फिर वो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद पुनः वो निकल जाए, उसी को लुईस एसिड बोलते हैं। तो खैर हम यहाँ पे लुईस एसिड की बात करें तो समझो बात को। लुईस एसिड कौन कौन सा आप ले सकते हो, तो देखो लुईस एसिड आप ले सकते हो यहाँ पर AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, आप ले सकते हो AlBr3 ले सकते हो, आप लिख सकते हो FeCl3 ले सकते हो, FeBr3 भी ले सकते हो। क्लियर? आप ZnCl2 भी ले सकते हो, BF3 भी ले सकते हो आप। यह सब का सब लुईस एसिड है। इसमें से किसी भी चीज़ को आप यहाँ पे ले सकते हो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं। हम क्या करें, किसी भी को आप उठाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान रखना कि एक्स किस तरह से है। क्लियर? चलो
जैसे हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं H2 इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, तो कुछ इस तरह से प्रोडक्ट हमारे पास मिलता है कि बेंजीन, और बेंजीन पे अटैक हो जाता है X का, और बगल में मिल जाता है HX, और प्लस जो आप लुईस एसिड लोगे वह लुईस एसिड बगल में हमको साइड में प्राप्त हो जाता है। क्लियर? बेंजीन पे X है, इसी को हम क्या पढ़ेंगे? हैलो एरिन। इसी को हम क्या पढ़ेंगे? हैलो एरिन, हैलो बेंजीन। लुईस एसिड क्या होता है? आपसे कोई पूछे कि लुईस एसिड के बारे में बताइए तो क्या बताइएगा? लुईस अम्ल क्या होता है? तो याद कीजिए, जब हम लोग हैलो एल्केन का बनाने का विधि देखे थे, उससे पहले हम एक टर्म पढ़े थे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को हम हिंदी में बोला करते थे इलेक्ट्रॉन स्नेही, और न्यूक्लियोफाइल को हिंदी में हम बोला करते थे नाभिक स्नेही। क्लियर? यानी कि इलेक्ट्रोफाइल वह स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, और नाभिक यानी कि न्यूक्लियोफाइल वह स्पीसीज जिसके पास न्यूट्रॉन की कमी हो, प्रोटॉन की कमी बोलें तो, चूँकि न्यूट्रॉन पे तो चार्ज होता नहीं है। न्यूक्लियोफाइल मतलब प्रोटॉन की कमी हो, प्लस चार्ज की कमी हो, और इलेक्ट्रोफाइल मतलब कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो। और याद करो, वहाँ पे हम लुईस एसिड की भी चर्चा किए हुए थे। आपको वहाँ पे हम बताए थे स्पष्ट रूप से कि लुईस एसिड के पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जैसे कि मान लीजिए कि AlCl3 है, तो आप AlCl3 का जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो यही आएगा ना। देखो, क्या दिक्कत? आप पाओगे कि एल्युमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी लुईस एसिड के पास भी होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे? E+। हिंदी में क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन का चाहत रखने वाला। क्लियर? तो लुईस एसिड यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जैसा काम करेगा, और कैटलिस्ट ऐसा भी काम करेगा, चूँकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट होकर बाहर भी निकल जाता है, ज्यों कहते हैं। क्लियर? एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो, हाँ एक बात और, यहाँ पे X = या तो क्लोरीन होगा या तो ब्रोमीन होगा। X = हैलोजन है, इसमें कोई संदेह नहीं होनी चाहिए आपको। X = या तो क्लोरीन होगा या तो ब्रोमीन होगा। आयोडीन यहाँ पे इस केस में नहीं हो चुके, यहाँ पे कुछ चेंज करना पड़ेगा। और फ्लोरीन तो खैर होता नहीं है। खैर हम लोग बात करेंगे, अभी क्लोरीन ब्रोमीन की बात करो, आयोडीन और फ्लोरीन की भी चर्चा हम करेंगे जस्ट। चलो, तो मान लो एग्जाम्पल की बात करते हैं कि हमारे पास बेंजीन है, ठीक है, और बेंजीन पे हम अटैच करा दें किसको? Cl2 को। क्लियर? किसके उपस्थिति में? तो इसके ऊपर आपको लिख दे FeCl3, जो कि अभी तो आपका लुईस एसिड है, या AlCl3, AlBr3, जो मन सो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे क्या X है ना, तो Cl है, तो इस बेंजीन पे क्या जोड़ दो? Cl। क्लियर है? प्लस HX है तो प्लस H, और X = क्या है? Cl, तो क्या हो गया? HCl, और प्लस लुईस एसिड क्या है? FeCl3। बेचारा FeCl3 ज्यों का त्यों बाहर निकल जाएगा। तो इस बेचारे से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमको मतलब है मेन प्रोडक्ट से, मेन प्रतिफल से हमको मतलब है। और इसमें मेन प्रतिफल यही है ना, जो आपको हैलो एरिन बन रहा है, यानी कि बेंजीन पे Cl है तो क्लोरोबेंजीन बन गया। जरा सोचो कि मेन प्रतिफल तो हमारा यही है ना, अगल बगल में क्या मिला उससे हमको क्या लेना देना है, हमको मेन प्रतिफल मिल गया, बात खत्म। अब एक बात इसमें और समझ जाओ, हम इसमें कर क्या रहे हैं? हैलोजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं ना, सिर्फ हैलोजन है। तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं क्या? हैलोजनीकरण। इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? हैलोजनीकरण। इंग्लिश में बोलेंगे हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, इस बात को भी ध्यान में लेकर चलिएगा। मान लो एग्जाम में आपसे सवाल पूछे
कि क्लोरीन का, यहाँ पे क्वेश्चन दे देते हैं, बेंजीन का, मान लो सवाल पूछे कि बेंजीन का क्लोरोनेशन, यानी कि हिंदी में कहें तो इसको हैलोजनीकरण कहें ना, तो इसको आप बोलो क्लोरोनीकरण, क्लोरोनीकरण। बेंजीन का क्लोरोनीकरण, यह आपसे पूछे कहे क्वेश्चन में कि बेंजीन का ब्रोमोनीकरण, बेंजीन का ब्रोमोनीकरण, तो इसका मतलब क्या, इससे क्या समझोगे? मतलब है कि जैसे कहा कि बेंजीन का क्लोरोनीकरण, अर्थात आपको बेंजीन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराना है। ठीक है, जैसे रिएक्शन करा दोगे तो बेंजीन पे Cl प्लस HCl प्लस अपना AlCl3 कर दो, साइड प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। जैसे कहा बेंजीन का ब्रोमीनीकरण, मतलब है कि आपको इस बेंजीन को रिएक्शन करा देना है किसके साथ, तो Br2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 बन गया आपका क्या, Br प्लस HBr प्लस अपना साइड प्रोडक्ट जो भी हो। क्लियर? आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि कैसे बना, तो इसको पहले आप नोट कीजिए और इसके मैकेनिज्म की, यानी कि कार्य विधि की बात करते हैं, ये कैसे बना, इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं, पहले नोट कीजिए। चलिए, ये रिएक्शन था ना जो एग्जांपल हम लिए थे, देखो तो बेंजीन को Cl2 के साथ रिएक्शन कराए थे, FeCl3 के प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन बना था प्लस HCl, यही था ना। अब देखो बात करते हैं कि अब कैसे बना, इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म हिंदी में बोले तो कार्य विधि। क्लियर? देखो सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो आपका बेंजीन होता है ना, ये बेंजीन मुख्य रूप से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। सवाल ये रहा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या, तो इसको हम हिंदी में बोलेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अर्थात आउटगोइंग एंड इनकमिंग बोथ आर इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर? देखो इस बात को ध्यान रखना कि जो आपका बेंजीन होता है ना, यह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रदान करता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसमें कार्बोकेटायन तो बनता नहीं है, पहला चीज़। दूसरी चीज़ कि ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसमें इनकमिंग और आउटगोइंग, मतलब कि आने वाला भी इलेक्ट्रोफाइल और जाने वाला भी इलेक्ट्रोफाइल, तो उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हिंदी में उसको इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोल देते हैं। तो इस बात को ध्यान में लेकर चलिएगा कि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। चलो बात करते हैं इसकी कार्यविधि की। तो सोचो कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ना, उसमें 3 प्रोसेस होता है। याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे क्या, एसएन रिएक्शन पढ़े थे ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या पढ़े थे। सबसे पहले कार्बोकेटायन बना था, बोलो, फिर उसके बाद क्या बना था, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ था, यही हुआ था ना जी। फिर आपका दूसरा न्यूक्लियोफाइल बाहर निकला, तब जाकर आपको प्रोडक्ट बना था। तो वहाँ भी 3 स्टेप हुआ था। हाँ, ये अलग बात है कि हम वहाँ पे एक साथ दिखा दिए थे, यहाँ भी 3 ही स्टेप होगा। हम इसको अलग अलग तोड़ कर दिखाएंगे, आपको ध्यान रखना। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या होगा
इलेक्ट्रोफाइल यानी कि ई प्लस का मतलब इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण, इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण स्टेप नंबर 1 में होगा। क्या होगा? तो इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण होगा। देखो क्या है आपके पास, Cl2 है ना, तो ध्यान दो Cl2 और प्लस FeCl3, जैसे दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो आपको पता ही है कि Cl2 बोले तो ClCl, यही ना जी। FeCl मतलब कि लुईस एसिड, मतलब इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब कि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जब चाहिए इलेक्ट्रॉन तो यहाँ Cl से मांगेगा कि चलो इलेक्ट्रॉन दो, तो Cl कहेगा ठीक है चलो चलते हैं। तो Cl क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ चला जाएगा, साथ साथ इसका भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और जैसे जाएगा तो यह बन जाएगा FeCl4 और क्या माइनस, क्योंकि क्लोरीन चला गया, इलेक्ट्रॉन के साथ चला गया माइनस चार्ज, और प्लस इसका इलेक्ट्रॉन भी चला गया तो Cl पे प्लस। इसको हम बोल देते हैं क्लोरोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन। क्लियर? देखो तो या कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा है, देखो तो ना, बिल्कुल देखो प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल ही है ना। चलिए स्टेप नंबर 1 में ही कम। हालांकि देखो मैग्नीशियम जानकारी के लिए बता रहे हैं, आपसे एग्जाम में नहीं पूछता है कि इसका कार्य विधि लिखिए, इस तरह से सवाल नहीं आते हैं, जानकारी के लिए एक्स्ट्रा। पहला स्टेप होगा इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण। कैसे, फिर से रिपीट करते हैं, सुनो ध्यान से। FeCl3 जिसके पास, जो कि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को ढूंढेगा, तो यह क्या करेगा, Cl से इलेक्ट्रॉन मांगेगा। Cl कहेगा चलो ठीक है, जैसे Cl अपना इलेक्ट्रॉन को इसको देगा तो FeCl4 माइनस, इसका भी इलेक्ट्रॉन खींच कर चला जाएगा तो Cl पे प्लस चार्ज, तो बन जाएगा क्लोरोनियम आयन, जो कैसा है, इलेक्ट्रोफाइल है। स्टेप 2 में क्या होगा, बात को ध्यान से सुनो। स्टेप 2 में ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल बना है ना Cl प्लस, यह इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। बेंजीन रिंग पर क्या करेगा, अटैक करेगा, अटैक करेगा यानी कि आक्रामक होगा। किस पे, तो बेंजीन रिंग पे। तो सोचो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है ये ना Cl प्लस, और बगल में खड़ा कौन है, बेंजीन। ठीक है, अब देखो ये जो आपका बेंजीन दिख रहा है ना, आपको पता ही है, आपको हम पिछले क्लास में जब ये हेलोवेरिन का परिचय दिए थे आपको पिछले लेक्चर में, वहाँ पे आपको हम बताए थे कि जो बेंजीन होते हैं रेजोनेंस होता है उसमें, और रेजोनेंस के थ्रू मान लो कि यदि आप इस यहाँ से रेजोनेंस चलते हो तो कैसे हो चले हुए, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करा दो तो इस पर माइनस और इस पर कैसा हो जाता था, प्लस। यही बताए थे ना पिछले लेक्चर में, देखो जाकर। अब क्या होगा, अब यह निगेटिव जैसे हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव। अब क्या हुआ, अब ये नेगेटिव को दिख गया कौन, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। अब जैसे यह इसके पास गया तो कुछ इस तरह से बन जाएगा Cl, और इस पे जो कहते हैं प्लस चार्ज। बोलो कोई दिक्कत नहीं पाया? चलो देखो फिर से समझते हैं इस चीज़ को। पहला तो आपको पता चल गया होगा ना कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे बना। तो सोचो कि इलेक्ट्रॉन की कमी हुई या इलेक्ट्रॉन मांगा, Cl4 माइनस और Cl प्लस, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। या इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक किया तो बेंजीन पे ऐसे तो अटैक नहीं करेगा। बेंजीन जब अपना थोड़ा सा इधर उधर होगा तो अपना अटैक करेगा। बेंजीन चुपचाप खड़ा है, किसी से बोल नहीं रहा है, तो क्या उससे कोई झगड़ा करेगा? नहीं करेगा। जब बेंजीन थोड़ा सा इधर उधर होगा, थोड़ा सा घूमे फिरेगा, तो वहाँ पर तुरंत जाकर कोई अटैक करेगा। कहाँ नहीं, यहाँ भी वही है। बेंजीन चुपचाप खड़ा था, कोई अटैक नहीं कर दिया। जैसे जब बेंजीन थोड़ा सा हिला इधर उधर हुआ तो इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, तो तुरंत इसको पॉजिटिव दिखा, इस पर नेगेटिव दिखा तो अटैक किया। अटैक करके Cl, और इस पर क्या हो गया, पॉजिटिव। हालांकि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब रेजोनेंस पढ़ाए थे। चलो
इसको हम बोलते हैं सिग्मा प्लस। आप इसको भूल जाना कि यह कभी भी कार्बोकेटाइन नहीं है, यह क्या है आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। कभी भी आपका यह कार्बोकेटाइन नहीं है, क्या है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। चलिए स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या होगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स से हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना एंड हेलोइरिन यानी कि क्लोरोबेंजीन का बनना, क्लोरोबेंजीन का बनना। समझ बात हो, देखो ये सब एक ही साथ होता है, हम इसको अलग अलग समझाने के लिए लिख रहे हैं। चलो देखो सिग्मा कॉम्प्लेक्स आपका यही है ना, बेंजीन Cl और इसके साथ तो हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है प्लस है। क्लियर। यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, बात को समझो ध्यान से क्या कहना चाहते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा तो कहाँ जाएगा, देखो तो बेचारा FeCl4 माइनस कितना स्टेबल है, अनस्टेबल है, नेगेटिव चार्ज लेकर एक अपना बोझ रखा हुआ है। तो क्या होगा, यहाँ से FeCl4 माइनस आएगा कि चलो हाइड्रोजन तुम मेरे साथ चलो, और नेगेटिव अपना हाइड्रोजन को लेकर क्या होगा चले आएगा। जैसे हाइड्रोजन को लेकर जाएगा तो यह बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे यह बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो सोचो ऐसे ऐसे, और यहाँ पे क्या हो गया Cl। क्लियर। और जब हाइड्रोजन गया तो यहाँ से क्लोरीन चला, चलो हम चलते हैं, मेरा साथी आ गया तो क्या हो गया Cl बाहर निकल गया। सोचो इसको H दिखाई दिया, इस माइनस को, तो क्लोरीन खुश, चलो मेरे साथ अटैक करने वाला आ गया है, चलो तो HCl बन गया। और फिर जब HCl यहाँ से निकल गया तो बचा गया FeCl3। तो ये रहा आपका कंप्लीट मैकेनिज्म। यदि आपसे कोई पूछता है तो आप इसको समझा सकते हो, हालांकि एग्जाम में आपसे कभी नहीं पूछेगा। क्लियर। सेम कहानी आप ब्रोमीन में भी लोगे, आप Br2 को भी यूज कराओगे तो वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। एक बात हम इसमें और क्लियर करना चाहते हैं, मान लो इसी में क्लियर कर देते हैं, ध्यान से समझना क्या कहना चाहते हैं। मान लो यहाँ पे Cl2 लिए हैं तो FeCl3 बना है। एक भी काम करें हम, यहाँ पे हम बेंजीन ले लेते हैं और Cl2 ले लेते हैं, और यहाँ पे FeCl3 नहीं, हम यहाँ पे AlBr3 लेते हैं, यहाँ पे Cl यहाँ पे Br, तो क्या होगा, होगा कुछ नहीं, वही बनेगा। देखो तो AlBr3 तो जैसे कि तैसे यहाँ पे FeCl3 ले रहे थे, यह तो बाहर निकल जा रहा था। देखो तो अटैक बेंजीन पे कौन कर रहा था, जो आप Cl2 के फॉर्म में था, तो यहाँ भी AlBr3 तो बाहर निकलेगा ना, तो अटैक तो Cl ही करेगा, तो बेंजीन पे क्या है Cl एक ही प्रोडक्ट बनेगा, प्लस HCl, कोई फर्क नहीं पड़ा। मान लो कि यहाँ पे आपको Br2 लिखा हुआ मिल जाए, सेम लो डिफरेंट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, Br2 ले लो। और मान लो कि इस पे AlCl3 या FeCl3 मिले, क्या होगा, अटैक तो ब्रोमीन ही करेगा ना, तो जो हम कहते हैं बाद में बाहर ही निकलेगा, मैग्नीशियम के थ्रू भी तो समझ सकते हो इसको। तो क्या हो गया Br और प्लस आपका HBr। तो ध्यान रखना है इस चीज़ को, यदि आप हाइड्रोजन में Cl2 Br2 लेते हो और जो आपका लुईस एसिड है वो किसी भी फॉर्म में दिया रहे, तो जो हाइड्रोजन के साथ आप रिएक्शन कराओगे वही वाला हाइड्रोजन आपको प्राप्त होगा। इस बात को ध्यान में लेकर चलना। चलिए, तो इसके मैकेनिज्म की भी हम बात कर लिए, इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग अब डिस्कस करते हैं इसके आगे की आयोडीन की कहानी होगी तो क्या होगा। अभी तक हम क्या देखे थे, क्लोरीन देख लिए, ब्रोमीन देख लिए, जब आयोडीन देंगे तो कहानी क्या होगा ये लिखते हैं, इसको पहले नोट करो। चलिए, तो मान लो हम X = Ca ले लिए, ब्रोमीन ले लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। X = यदि हम I लेते हैं और ये रहा आपका बेंजीन प्लस I2 और AlCl3 मानो ले लिए, तो क्या बना बेंजीन और इस पे I और प्लस HI, यही बनेगा ना। यह क्या हो गया आपका आयोडोबेंजीन। क्या यह सही है? देखो इसमें जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो इसको बोलेगा नहीं सही है, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं है। ये जरा सोचो, आपको हम पहले भी बताए थे, इस पर चर्चा किए थे अच्छी तरह कि आप, तो देखो
ये जो आपको HI है ना, ये जो आपको HI साहब दिख रहे हैं, इनको हाइड्रोजन लॉस करने की टेंडेंसी बहुत जल्दी होती है। जल्दी एसिड में भी सबसे अधिक एसिडिक यही होते हैं, हाइड्रोजन लॉस करने की टेंडेंसी अधिक होती है, मतलब कि रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जो आपका HI है ना, ये जो वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि हिंदी में बोले तो बहुत प्रबल अवकारक है, बहुत प्रबल अवकारक है। जब बहुत प्रबल अवकारक है तो क्या करेगा, यह HI आयोडोबेंजीन से आयोडोबेंजीन को अवकृत करा देगा, अवकृत करके पुनः बेंजीन बना देगा, पुनः बेंजीन बना देगा। यह HI है, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या करेगा, H+ को रिलीज करेगा, H+ यहाँ आएगा, आयोडीन यहाँ से बाहर आएगा और तुरंत यह क्या होगा, फिर से वही चीज़ बना देगा, रिवर्स। ऐसे तो गया ही है, साथ साथ ही ऐसे भी हो जाएगा। तो उस प्रोडक्ट, उस रिएक्शन कराने से क्या फ़ायदा, जब मतलब जो चीज़ चाहिए आपको मिल नहीं रहा है, फिर से वही चीज़ मिल रहा है जहाँ से आप चले थे। तो ऐसा रिएक्शन कराने से कोई फ़ायदा है, बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना, क्योंकि हमको तो आयोडोबेंजीन बनाना है ना, तो हम क्या करेंगे, तो यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ऑक्सीकारक का यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे, ऑक्सीकारक का यूज करेंगे। और मान लो जैसे यहाँ पे ऑक्सीकारक यूज करेंगे तो वह क्या होगा, जैसे HI आएगा इसको रिड्यूस करने के लिए, तो इसको मिलेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसको रिड्यूस कर देगा और फिर बस साइड हो जाएगा। क्लियर। तो ऑक्सीकारक आपको क्या यूज, जैसे कि HNO3 आप यूज कर सकते हो, HiO4 यूज कर सकते हो। जब जैसे आप इसको यहाँ पे यूज करोगे, इसके साथ यह जो HiO4 है, जो आपका HNO3 है, यह HI के साथ रिएक्शन करा देगा, करा लेगा और बन जाएगा H2O और प्लस क्या, I2। सोचो, बात समझ रहे हो ना। तब यहाँ पे कहानी बदल जाएगी। अब मान लो कि हमको रिएक्शन कराना हो तो हम ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे कि बेंजीन ले लेंगे, बेंजीन पे I2 ले लेंगे। अच्छी बात है, अच्छा सा देखो थोड़ा सा, यह बेंजीन है, इस बेंजीन पे हम तो I2 तो ले लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और अच्छी बात कि AlCl3 भी ले लेंगे, बट यहाँ पे हम एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग जो कि HiO3, या आपका मन है तो HNO3 यूज कर सकते हो। तब जाकर हमको आयोडोबेंजीन मिलेगा प्लस H2O प्लस I2। अब जाकर थोड़ा सा हमको प्राप्त होगा, मिलेगा अच्छा से। यदि ऐसे आप लेते हो तो यह मेथड आपका क्या है, गलत है। ऐसे हम HI को यूज नहीं कर सकते हैं, ऐसे हम नहीं बना सकते हैं आयोडोबेंजीन को। जब भी हमको आयोडोबेंजीन से बनाना होगा तो हम यहाँ पे यूज करेंगे क्या, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ऑक्सीकारक। और ऑक्सीकारक आएगा तो HI को ऑक्सीकृत कर देगा और बन जाएगा क्या, H2O और I2। चलिए, X इज इक्वल टू आयोडीन ले लिए, तो इसको आप क्या बोलोगे, आयोडीनेशन। इसको आप क्या बोलोगे, आयोडीनेशन। बेंजीन का आयोडीनीकरण, आयोडीनीकरण। X इज इक्वल टू फ्लोरीन लोगे तो क्या होगा, बेंजीन का फ्लोरीनेशन, यानी कि फ्लोरोनीकरण। और बेंजीन का जो फ्लोरीनीकरण है वह एग्जिस्ट नहीं होता है, ध्यान रखना। चाहे वह एल्केन का फ्लोरीनीकरण हो चाहे बेंजीन का हो, एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों, क्योंकि यह जो है वह ब्लास्ट इन नेचर होता है, ब्लास्टिंग नेचर का होता है, ब्लास्ट कर जाता है। इसलिए फ्लोरेशन का यूज हम नहीं करते हैं। जब भी हम यूज़ करेंगे तो एक फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए दूसरा तरीका है, इसका नहीं है, आगे हम डिस्कस करेंगे इस पर। चलिए, तो इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए,
तो हम लोग बेंजीन का ब्रोमोनीकरण भी देख लिए, क्लोरीनीकरण भी देख लिए, आयोडीनीकरण भी देख लिए, और आपको क्या बताया कि फ्लोरीनीकरण होता ही नहीं है। क्लियर? चलो एक काम करते हैं, ध्यान दो। मान लो ये बेंजीन है और इस पे हम CH3 जोड़ दें, इसको क्या बोलते हैं? टॉल्विन। इसको मान लो हम रिएक्शन करा दें Cl2 के साथ, क्या होगा? ठीक है, इसके एरो के ऊपर हम लिख दें FeCl3 जो कि लुईस एसिड है। क्या बनेगा? देखो बेंजीन पे कुछ नहीं लगा हुआ था, Cl2 के साथ आप रिएक्शन करा रहे थे तो आप जहाँ मन तहाँ अटैक करा देते थे, कोई दिक्कत नहीं था। बट अब बेंजीन पे कुछ लग गया है। अब सोचो कि क्या है लगा हुआ है। याद करो, यदि आपको याद है तो हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे, क्या पढ़े थे? ध्यान दो, हम लोग पढ़े थे पढ़े थे आपको कि ऑर्थो पोजीशन पे, ध्यान दो बात को, यदि कोई ग्रुप लगा हुआ है, यदि ग्रुप वह इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करने वाला समूह लगा हुआ है, तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वह क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और तब जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वह ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा। बट जब उसी पोजीशन पे यदि मान लो कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा दें, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, जैसे कि आपको एसिड क्लोराइड लगा दें, या आपको हम एसिड लगा दें, COOH लगा दें, CHO लगा दें। क्लियर? तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पैरा और ऑर्थो का इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा, मेटा पे भी खींचेगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन मेटा पे उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उस केस में जब इलेक्ट्रोफाइल आता था तो मेटा पे अटैक करा देते हैं। पिछले लेक्चर में आप जाकर अंत का 5 मिनट आप जाकर देखो, वहाँ आपको अच्छे से हम इसको बताया हुआ है। लेक्चर नंबर 12, इसके पहले वाला लेक्चर जहाँ हैलोजन का परिचय जब डिस्कस कराए थे। तो यहाँ पे जरा सोचो कि CH3 क्या है? CH3 क्या? इलेक्ट्रॉन देने वाला है ना। देखो CH3 को क्या बताए थे हम? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने ही वाला ग्रुप होता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका ऑर्थो पोजीशन है और यह पैरा पोजीशन, तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? बढ़ गया। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, जब Cl2 आया, इसमें से Cl+ आया इलेक्ट्रोफाइल, तो ऑर्थो पर भी अटैक किया CH3Cl, और फिर पैरा पे भी अटैक किया। इसको क्या बोलोगे? ऑर्थोक्लोरोटोल्विन। ऑर्थोक्लोरोटोल्विन। इसको क्या बोलोगे? पैराक्लोरोटोल्विन। पैराक्लोरोटोल्विन। याद करो, ऑर्डिनेंस से बताए थे, जाकर पिछले लेक्चर देखो, अच्छे से बताए थे हम आपको कैसे ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, घट रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप है, कौन इलेक्ट्रॉन देने वाला है, कौन लेने वाला है, सबकी चर्चा किए हुए थे। तो यह हो गया आपका, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ा। तो जो Cl+ यहाँ से आया वो ऑर्थो भी अटैक किया और पैरा पे भी अटैक किया, तो 2 प्रोडक्ट मिला। सवाल ये रहा कि दोनों में से मेजर कौन है और माइनर कौन है? कौन अधिक मात्रा में मिलेगा, कौन मेजर मिलेगा? सोचो, ये जो CH3 ये Cl है या एक पोजीशन पे, मान लो कि आपका बेंजीन है ऐसे करके, क्लियर, और एक यहाँ है, एक ग्रुप यहाँ ग्रुप, तो इस ग्रुप में क्या होगा? टकराहट होगी ना, क्राउडिंग है तो भीड़ होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस जिसको हम बोलते हैं, तो भीड़ होगी, लड़ेगा दोनों आपस में, तो क्या हुआ? स्टेबल हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। और एक ऊपर एक नीचे है, देखो यहाँ, तो कहीं दूर से इससे टकराहट हो पाएगी नहीं, तो यह अधिक देर तक टिकेगा ना। मतलब है कि पैरा वाला कंपाउंड आपका क्या हो गया? मेजर, अधिक मात्रा में मिलेगा, और यह क्या हो गया आपका? माइनर। क्लियर? इस बात को भी ध्यान में लेकर चलिएगा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला तो हम देख लिए बेंजीन से ही। नंबर 2 में देखते हैं फ्रॉम फिनॉल, कि फिनॉल से हैलोएरिन कैसे बनता है। देखो समझो ध्यान से, ये आपका फिनॉल है, बेंजीन पे क्या लगा दो? OH। हालांकि आगे भी हम जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना तो वहाँ भी बताएंगे इस चीज़ को,
उसको ऐसे कैसे हम उसको रिएक्शन कराएंगे न्यूक्लियोफिलिक, अभी उस चीज़ को आप पढ़े नहीं हो तभी हम उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे, बाद में इसकी चर्चा करेंगे। पहले जो हम बता रहे हैं उसको सीखो। यहाँ पे बेंजीन है, फिनॉल है, बेंजीन पोएच है, क्या हो गया फिनॉल। क्या करोगे फिनॉल को, जैसे आप इसके साथ जिंक के साथ रिएक्शन कराओगे, जिंक डस्ट, जिंक का पाउडर थोड़ा सा हीट कर दो तो यह क्या बन गया बेंजीन। इस बात को ध्यान रखना कि जैसे हम फिनॉल को कहोगे सर कैसे बन गया, तो इस बात को आपको याद रख कर चलना पड़ेगा कि जैसे हम फिनॉल को जिंक, एक सब जो है सो एक्सपेरिमेंटल चीज़, आपको इसमें ध्यान लेकर चलना पड़ेगा कि जैसे हम फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ हीट करेंगे तो क्या मिलता है बेंजीन मिलता है। और जब बेंजीन मिल गया तो यहाँ से आप जा ही सकते हो ना, मान लो यहाँ पे हम Cl2 दे दें इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो क्या बना क्लोरोबेंजीन। क्लियर। Br2 दे दें तो ब्रोमोबेंजीन, I2 देंगे HI4 या HNO3 के साथ यूज कराएंगे तो आयोडोबेंजीन। क्लियर। चलिए ये तो आपका फिनॉल से हो गया नंबर 2, इसको लिखिए। फिर हम लोग नंबर 3 में चलते हैं कि एनिलीन से आप कैसे बनाएंगे, जिसमें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करेंगे। चलिए नंबर 3 एंड लास्ट इसकी चर्चा करते हैं हम। फ्रॉम एनिलीन यानी कि एनिलीन से, एनिलीन से, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, इसमें जो रिएक्शन अप्लाई होगा पहले समझ लो एनिलीन से कैसे बनता है। देखो समझो बात को, ये रहा आपका बेंजीन, और बेंजीन पे जब NH2 अटैच हो जाता है तो याद कीजिए इसी को हम क्या बोला करते थे एनिलीन। क्लियर। प्लस NaNO2 और प्लस मान लो कि यहाँ पे HX। ध्यान रहे कि यहाँ पे X = या तो क्लोरीन होगा या तो ब्रोमीन होगा या तो आयोडीन होगा, फ्लोरीन तो बनता ही नहीं है यहाँ से। NaNO2 को हम बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। HX तो हाइड्रोजन हाइलाइड ही बोलते हैं, खैर नाम की भी चर्चा मत करो, बाद में इसकी चर्चा करेंगे हम। NaNO2 + HX। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे इसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो यह बन जाता है बेंजीन, और बेंजीन पे N2+ और X-। इसको हम बोलते हैं डायजोनियम साल्ट। इसको क्या बोलते हैं डायजोनियम साल्ट। यहाँ से यदि आप Cu2 X2 और HX लेते हो फिर से तो आपको बन जाता है क्या X। क्लियर। यदि मान लो कि यहाँ पे X = आप क्लोरीन लिए हो, चलो ठीक है पहले भी इतना समझो। Cu2 X2 HX क्या बन गया X, और ये हो गया आपका हाइलो बेंजीन यानी कि हाइलोरीन। क्लियर। इसी को हम बोलते हैं कि जो यहाँ से यहाँ तक का जो रिएक्शन है यह सेंड मेयर रिएक्शन है, सेंड मेयर अभिक्रिया है, सेंड मेयर अभिक्रिया। यदि आपसे कोई पूछे कि सेंड मेयर अभिक्रिया क्या है तो आप उसको बताओगे क्या, सुनो ध्यान से। जब एनिलीन को या इस एनिलीन को कहा जाता है एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन या एनिलीन का हो चुका एरोमेटिक कंपाउंड पे NH2 है, इसलिए इसको हम एरोमेटिक एमीन बोल देते हैं। एरोमेटिक एमीन को सोडियम नाइट्राइट यानी कि NaNO2 एंड HX के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो डायजोनियम साल्ट मिलता है, यानी कि डायजोनियम लवण का निर्माण होता है, निर्माण होता है तथा पुनः इसको Cu2 X2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो
हैलो बेंजीन यानी कि हैलो एरिन का निर्माण होता है और इसी रिएक्शन को हम सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हीट होगा लगभग आपका 0 से, मतलब कि कोल्ड में ही हम रिएक्शन कराते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास। चलो क्लियर। चलो हम एक एक करके बात करते हैं। देखो ध्यान देना, यदि आप यहाँ पे x = Cl ब्रोमीन लो तो आप जैसे Cl ब्रोमीन लोगे तो आप यहाँ ही पाओगे ना। देखो तो बेंजीन और इस पे N2+ और Cl- या Br- जो लो लेके करके चलो, Cl- लो, x मान लो Cl है तो यहाँ पे जैसे आप Cu2 Cl2 के साथ रिएक्शन करा दोगे तो बन जाएगा आपका क्या, क्लोरोबेंजीन। क्लियर। हाँ ठीक है, तो एक ही बात है। मान लो कि हम यहाँ पे समझे बात को कि आपका बेंजीन है, इस पे NH2 है और NaNO2 और प्लस HCl लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, बन गया। मान लो इसी पे अब मान लो आपसे सवाल कोई पूछे कि एनिलीन से क्या बनाइए, क्लोरोबेंजीन बनाइए, क्या बनाइए, क्लोरोबेंजीन बनाइए, तो आराम से बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं। बीच में डायजोनियम साल्ट मिलेगा, डायजोनियम लवण मिलेगा, इसी को हिंदी में बोलेंगे। इसी को एक और नाम से जानते हैं, क्या, बेंजीन डायजोनियम हाइलाइट, बेंजीन डायजोनियम हाइलाइट। इस बात को भी ध्यान में लेकर चलिएगा, इसी को बोलते हैं हम बेंजीन डायजोनियम हाइलाइट। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी एनिलीन को जैसे हम NaNO2 और यहाँ पे HBr देंगे और यहाँ पे आपके पास वही कोई कुछ नहीं, सिंपली डायजोनियम साल्ट तो बनेगा ही और प्लस Cu2 और Br2 क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। तो एनिलीन 2 क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन। यह आपका एनिलीन है और एनिलीन से क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन। इसे आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना इस चीज़ को, कौन रिएक्शन किसके साथ हम करा रहे हैं और क्या बन रहा है। नहीं याद करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्लियर। x = हम यहाँ पे आयोडीन लें तो बात को समझो, ये रहा यहाँ से यहाँ तक का सेंडमेयर, जो लिखने वाले हैं वो सेंडमेयर नहीं कहलाएगा, ये अलग से रिएक्शन है, इस बात को याद रखिएगा। आयोडीन के केस में क्या होगा, ठीक है, आप बेंजीन पे NH2 लो, कोई फर्क नहीं पड़ा, बन तो गया एनिलीन। NaNO2 लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस HI लो तो N2+ और I- बेंजीन डायजोनियम आयोडाइड। अब यहाँ से आप रिएक्शन करा दो किसके साथ, Ki के साथ, और हिट कर दो, अब बनेगा आयोडोबेंजीन। ध्यान रखना चाहिए सेंडमेयर, चूँकि देखो एक तो आयोडो जल्दी बनता नहीं, इसीलिए इसको रिड्यूसिंग एजेंट वगैरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह यूज करके हम इसको बनाते हैं। चलिए पहला चीज़, एक पॉइंट इसमें और, इसी डायजोनियम साल्ट को मान लो कि आपके पास आगे इसका जब हम क्वेश्चन कराएंगे ना, कन्वर्जन परिवर्तित, वहाँ पर इस चीज़ को बताएंगे। इसी डायजोनियम साल्ट को जब आप H2O के साथ हीट करते हो, H3O+ के साथ हीट कर देते हो, या H2O लिखा हुआ मिले, तो ध्यान रखना फिनॉल बनता है। क्या बन जाता है आपको, फिनॉल। इस बेंजीन पे OH, इसी का नाम क्या होता है, फिनॉल। और ये आपका डायजोनियम साल्ट। क्लियर। डायजोनियम साल्ट से क्या बन गया आपका, फिनॉल बन गया। तो इस रिएक्शन को भी ध्यान रखना कि आयोडीन HI लेंगे तो Ki से आयोडोबेंजीन तो बना, हालांकि ये सेंडमेयर आपका यहीं से यहीं तक है। यह इस थोड़ा सा ये दोनों एक्स्ट्रा है, इसको कन्वर्जन जब हम पढ़ाएंगे अंत में तो वहाँ पे इसका यूज आएगा। इस बात को ध्यान में लेकर चलिएगा। ये आपका हैलोवेरिन का बनाने का विधि हो गया। इसमें दिक्कत हो तो फिर कमेंट करो, एक बार नहीं इसको 2 बार 3 बार इस लेक्चर को देखो, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे इसका यूज आने वाला है जब क्वेश्चन कराएंगे तो। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं, हैलोवेरिन के रासायनिक गुण।